नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दुनिया के सामने कंगाली का संकट पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका माला माल हुआ जा रहा है। समस्या की जड़ असल में ईरान से जुड़ी हुई है। इजरायल की ओर से ईरान पर हमले किए जाने के बाद ईरान के कई सैन्य ठिकाने और परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गए हैं। बौखलाए ईरान ने जल डमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। आपको बता दें, इजरायल ईरान युद्ध दुनिया भर के लिए गैस और तेल की कीमतें बढ़ा सकता है। ईरान के कब्जे वाले हार्मुज स्ट्रेट या जल डमरू मध्य से बड़ी मात्रा में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हार्मुज जल डमरू मध्य दुनिया भर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। हार्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह इतना गहरा और चौड़ा है कि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के टैंकर्स को भी आराम से संभाल सकता है। इसके साथ ही हार्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चेक पॉइंट्स में भी शामिल है। इस रास्ते से काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो दुनिया भर के देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तेल के लिए रास्ते से परे अन्य वैकल्पिक रास्ते बेहद कम और काफ़ी लंबे हैं। अगर हार्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह से रुकावट आती है या इसे अस्थायी रूप से बंद किया जाता है तो इससे वैश्विक तेल बाजार को झटका लग सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा बहरीन के मनामा में रहकर हार्मुज जल डमरू मध्य की निगरानी करता है। इससे साफ है कि किसी भी संकट का असर अमेरिका के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस जल डमरू मध्य से 2024 में प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल का तेल निकाला और आगे पीछे ले जाया जाता रहा। ये आंकड़ा वैश्विक पेट्रोलियम खपत का लगभग 20% के बराबर है। वहीं 2025 के शुरुआती 3 महीनों में पेट्रोल का कारोबार 2024 की अपेक्षा स्थिर ही रहा। 2024-25 के आंकड़ों में हार्मुज से होकर जाने वाले तेल वैश्विक तेल व्यापार का 1/4 से अधिक और पेट्रोलियम और तेल खपत के लगभग 5वां हिस्सा होगा। बैरल यानी पेट्रोल या कच्चे तेल को मापने की इकाई है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने के लिए होता है। एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होता है। ईरान हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नुकसान पहुंचेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब और यूएई ने इस रास्ते को बाईपास करने का एक और बुनियादी ढांचा तैयार करके रखा है। हार्मुज स्ट्रेट में 8 द्वीप हैं। इनमें से 7 पर ईरान का नियंत्रण है। अबू मूसा, ग्रेटर टुम्ब और लेसर टुम्ब द्वीपों को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विवाद है। ये तीनों द्वीप रणनीतिक रूप से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1970 के दशक में ईरान ने इन द्वीपों पर अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी। इसके अलावा चाबार, बंदर अब्बास और बुशहर में स्थित नौसैनिक अड्डों से ईरान की नौसेना सागर पर नियंत्रण करती है। इससे हार्मुज स्ट्रेट पर इसका मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है। वर्टेक्सा द्वारा प्रकाशित टैंकर ट्रैकिंग डेटा के अनुसार सऊदी अरब हार्मुज स्ट्रेट से किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक कच्चा तेल और कंडेंसेट का आवागमन करता है। 2024 में सऊदी अरब के कच्चे तेल और कंडेंसेट का निर्यात पूरे कारोबार का 38% था। इसके तहत पाइपलाइनें बिछाई गई जो इस रास्ते में आने वाली अड़ंगों को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। हालांकि ये पाइपलाइनें पूरी तरीके से संचालित नहीं होती हैं, फिर भी किसी तरह के व्यवधान होने पर सऊदी अरब और यूएई हार्मुज स्ट्रेट को बाईपास करके प्रतिदिन 260 लाख बैरल प्रतिदिन के आवागमन की क्षमता रखती हैं। हार्मुज स्ट्रेट की रणनीतिक स्थिति इसे काफ़ी अहम बना देती है। ओमान और ईरान के बीच होने के कारण यह कुवैत, सऊदी अरब, इराक, कतर, बहरीन, यूएई को अरब सागर और उससे आगे जोड़ता है। बात चीन की करें तो ईरान के
तेल का 3/4 हिस्सा आयात करता है, जो कि सबसे अधिक है। ऐसे में हॉर्मुज जल धर्ममध्य का बंद होना चीन के लिए भी आपूर्ति बाधित करेगा और खतरनाक होगा। इस रास्ते के बंद होने से ईरान के ओमान के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। ओमान समुद्री रास्तों के जरिए कारोबार की आज़ादी का समर्थन करता है, साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से पर अपना नियंत्रण भी रखता है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का साहस आज के हालात में ईरान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। भारत के लिए यह संकट देश की रणनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने और नए ऊर्जा स्रोतों पर काम करने की जरूरत बता रहा है। वहीं इजरायल के हमले से भन्नाए ईरान ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर 25 बड़ी मिसाइलें दाग दी। ईरान इजरायल के बीच पिछले 5 दिनों से हिंसक संघर्ष जारी था। अब खमेनी की पोस्ट ने जंग को आधिकारिक रूप से जारी करने का ऐलान कर दिया, यानी अब यह संघर्ष की बजाय जंग यानी युद्ध कहा जाएगा। वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा 585 से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि 1326 लोग घायल हैं। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर ईरान जैसी जगहों से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अमेरिका को इस समस्या की जानकारी है और यह कई महीनों से है। अब वह इजरायल की रक्षा के लिए जमीन, समंदर और हवा में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है, यानी हर केस में अमेरिका का खर्चा कम होगा और दुनिया भर में हथियार बेचकर अमेरिका मालामाल होगा। सवाल है कि ईरान का समर्थन करने वाले रूस, चीन सहित तमाम इस्लामिक मुल्कों के संगठन ओआईसी को क्या लाभ और हानि हो रहा है। अमेरिका को इससे क्या लाभ हानि होगा। ये अमेरिका में हुए एक सर्वे में कुछ चीजें खुलकर आई, जिससे ट्रंप को पता चलता है कि जनता का रुख क्या है। अमेरिका में युवाओं में हुए एक सर्वेक्षण में पता चलता है कि ज़्यादातर अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते कि अमेरिका इजरायल और ईरान के युद्ध में शामिल हो। करीब 60% लोगों ने कहा कि अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए और 16% लोगों ने अमेरिका में शामिल होने पर सहमत जताई। अमेरिका को जंग में भाग लेना चाहिए या नहीं, इस पर 24 लोग यह तय नहीं कर पाए हैं, यानी उन्होंने अपनी राय नहीं दी। राजनीतिक रुख के आधार को देखें तो डेमोक्रेट्स में से 65% ने अमेरिका के जंग में शामिल होने का विरोध किया है। रिपब्लिकन में 53% ने विरोध किया है, यानी 61% स्वतंत्र मतदारों का भी यही रुख रहा। सर्वे में यह भी सामने आया कि आधे अमेरिकी ईरान को अमेरिका का दुश्मन मानते हैं, जबकि 25% लोगों ने कहा कि ईरान मित्र देश नहीं है। बात चीन की करें तो वह भी आधिकारिक विरोध दर्ज कराकर ईरान इजरायल युद्ध पर चुप्पी साध लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ईरान के बीच लड़ाई और तेज होती है तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे रूस को ज़्यादा आमदनी होगी। इसके अलावा दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटेगा, जो कि रूस के लिए फायदेमंद होगा। एक रूसी अखबार ने इजरायल ईरान संघर्ष पर लिखा, कीव को भुला दिया गया है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि इस जंग से रूस को नुकसान भी हो सकता है। अगर यह युद्ध लंबा चलता है या ईरान में सरकार बदलती है तो रूस को अपना एक और अहम सहयोगी खोना पड़ सकता है, जैसा उसने पहले सीरिया के असद को खो दिया। ऐसे में रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि कमजोर पड़ सकती है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइलें और हथियार तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हमला किया जा सके। ईरान के 2 अधिकारियों ने माना कि अगर अमेरिका इजरायल के साथ जंग में शामिल होता है तो वह सबसे पहले इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। इसके बाद दूसरे अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरान के निशाने पे होंगे।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। संजीव सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और करोड़ी सिंह जी, आप भी डिप्लोमेट हैं और विदेशी मामलों में अपनी राय रखते हैं। पहला सवाल संजीव जी आपसे, ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की वजह क्या है और क्या यह युद्ध वैश्विक स्तर पर फैल सकता है? देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो टकराव है बहुत ही गहरा है, बहुत ही पुराना है। और ये जो टकराव का एक बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से ईरान के द्वारा इजराइल के पूरे अस्तित्व को मिटाने की ही बात कही जाती है, वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करता है। ईरान के द्वारा जो समय समय पर बयान जारी किए जाते हैं उस पर जायोनिस्ट रिजीम की बातें कही जाती हैं, न कि सिर्फ एक किसी सरकार को या किसी मिलिट्री को टारगेट न करते हुए उस पूरी पहचान को ही वो ईरान टारगेट करता है और वो पूरी पहचान को ही समाप्त कर देना चाहता है। तो ये जो ईरानियन थ्रेट्स हैं वो इजराइल को काफी उसके लिए एक चिंता का कारण बनते हैं और गहरी आशंकाओं का कारण बनते हैं। और इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि मिडिल ईस्ट रीजन में चौतरफा जो है शत्रुओं से घिरा हुआ है। और जाहिर है कि जहां तक ईरान की बात है तो ईरान भी इजराइल को एक अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। और जो ईरान इस बात को जो है इंश्योर किए कि इजराइल इसके ऊपर कोई बड़ा हमला ना कर दे, वो तरह तरीके की तैयारियां उसने कर रखी हैं। लेकिन दोनों के बीच का जो ये जो टकराव है उसको जो ईरान की तरफ से इस तरीके का रूप दिया जाता है कि जैसे कि सिविलाइजेशनल क्लैश हो, ये जो यहूदी और मुस्लिम्स के बीच का क्लैश उसे दिखाने की कोशिश करता है। जो इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा आतंकी हमला 7 अक्टूबर 2023 को किया गया था वो ईरानियन प्रॉक्सी हमास है। और ये जो हमला इसी वजह से किया गया था ताकि जो है एक यहूदी बहुल इजराइल की जो सुन्नी मुस्लिम बहुल अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी वो टूट जाए। और ये ईरान नहीं चाहता कि जो इजराइल का कोई रीजनल इंटीग्रेशन हो, इजराइल के साथ जो संबंधों को मुस्लिम देश नॉर्मलाइज करें। और जैसा कि चल रहा था, अब्राहम एकॉर्ड जब साइन हुए थे तो उसके बाद से सऊदी अरबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था, यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया था और उसके पहले बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, कुछ एक दो अन्य राष्ट्रों ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। और ये अच्छी स्थिति थी और इसका परिणाम ये था कि I2U2 इंडिया यूएई और इस तरीके के जो I2U2 जैसे इजराइल और अमेरिका के जो इनिशिएटिव सामने आए थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा इनिशिएटिव सामने आ रहा था, इजराइल को भी लाभ होता और ये अरब वर्ल्ड को भी लाभ होता। लेकिन ईरान नहीं चाहता था कि किसी तरीके से इजराइल का रीजनल इंटीग्रेशन हो, इसी वजह से हमास का इस्तेमाल करते हुए उसने इतना बड़ा हमला कर दिया। कोई कारण नहीं था हमला करने का इजराइल के ऊपर। 2007 से हमास की सरकार चल रही थी। लेकिन आप संजीव जी बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि इन्होंने एक सिविलाइजेशन वॉर के तौर पे प्रोजेक्ट किया है। तो बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे भी ये प्रोजेक्शन केवल ईरान का नहीं था, कई मुस्लिम देशों का है, गल्फ कंट्रीज के लगभग सारे देशों का यही रुख रहा है। लेकिन अब जब युद्ध हो रहा है तो क्या ईरान के साथ कोई और देश आएगा या मामला और फैलेगा, वैश्विक स्तर पे युद्ध बढ़ेगा, यही जानना चाहते हैं। जी संजीव जी। देखिए, जहां तक अन्य राष्ट्रों की बात है तो मेरा असेसमेंट प्रसून जी ये है कि जो सुन्नी जो राष्ट्र हैं, सुन्नी बहुल जो राष्ट्र हैं, वो ईरान के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाले। वो बयान वगैरह जरूर जारी कर दे रहे हैं थोड़े, लेकिन जो अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इजराइल भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो सिया सुन्नी का जो डिवाइड है मिडिल ईस्ट रीजन में वो काफी गहरा है। यदि आज ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेता है तो कल को सऊदी अरबिया भी उसकी मांग करेगा। वो कहेगा कि हमारी सिक्योरिटी अब खतरे में आ गई है। इजराइल तो खतरे में आएगा ही, सऊदी अरेबिया को भी खतरा महसूस होने लगेगा। टर्की भी इसी तरीके की मांग करना शुरू कर देगा कि हमको भी न्यूक्लियर बम चाहिए क्योंकि हम भी मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर स्थापित होना चाहते हैं। ईरान तो जो है मुस्लिम वर्ल्ड के वहां पर रीजनल हेजीमोन बनना ही चाहता है। ईरान की मंशा एक रीजनल हेजीमोन को के रूप में अपने आप को स्थापित करने की है। तो ये जो पूरा जो टकराव है उसमें मैं बहुत ज्यादा मुस्लिम वर्ल्ड के बीच की यूनिटी नहीं देखता हूँ। ये बात मैं यूनिटी नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध बढ़ता जा रहा है। करोड़ी सिंह जी, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्या? देखिए प्रसून जी, सबसे पहले तो जो संजीव जी ने कहा कि मुस्लिम्स में यूनिटी नहीं है, डिवीजन है। लेकिन मुस्लिम्स में जो इस्लामिक वर्ल्ड में हम देखते हैं कि थियोलॉजी से
पॉलिटिक की तरफ जो गए हैं उसका बेस है उमाटिक्स, और उमाटिक्स में शिया सुन्नी का इस तरह का कोई विवाद नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल बेस है। तो जो सुपरफिशियली हमें दिखता है कि ये शिया सुन्नी या अलग तरीके के नेशनल डिवीजन है, उमाटिक्स है वो सबको बांधता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो फाइनल स्टेज आएगा, मैं आपकी इस बात से कुछ हद तक सहमत हो सकता हूं कि ये देश मार खाने की डर से और हार के डर से अभी तक बिखरे हुए हैं। जिस दिन इनके अंदर से डर खत्म होगा, एकजुट होंगे। करोड़ सिंह जी, आप बात पूरी करिए जी। हाँ, दूसरा आपका जो सवाल था कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के या ऑयल के दाम बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, और वो क्राइसिस केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे देशों पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सप्लाई नेटवर्क भी होगा और रेट भी बढ़ेंगे निश्चित रूप से। भारत पे और इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये एस्कालेट होता है तो। लेकिन मुझे एक रे ऑफ होप लग रही है प्रसून जी। ट्रंप पहले से ये ईरान को धमका रहे थे। ट्रंप ये कह रहे थे कि आप अनकंडीशनली सरेंडर कर दीजिए, आपको हमने जो प्रपोजल दिया है उस पे साइन कर दीजिए, एग्री हो जाइए। लेकिन ट्रंप की जो सिक्योरिटी कैबिनेट की अभी मीटिंग हुई, उसके बाद से ट्रंप के टोन में कुछ परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन यह है कि अब वो डिप्लोमेसी की बात करने लग गए हैं ईरान से। तो पहले जिस तरह ईरान को धमका रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ ट्रंप के यहाँ अमेरिका में जो सिक्योरिटी मीटिंग हुई टीम की, उसमें काफी डिवीजन है, और डिवीजन यानी शार्प डिवीजन है। ऐसा नहीं है कि विरोध कर रहा है। तो अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेके अमेरिका में जो डिसीजन मेकर है सिक्योरिटी के बारे में, उनमें ट्रंप का काफी विरोध है। तो ट्रंप अब अमेरिका को इन्वॉल्व करे या नहीं करे, इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, क्योंकि इस जो 5-6 दिन का जो हुआ है वार, इसमें इजराइल को भी बहुत डैमेज हुआ है। करोड़ी सिंह जी, हाइपा 35 से ज्यादा विमान अमेरिका भेज रहा है इजराइल की मदद के लिए। अब किस तरह का इन्वॉल्वमेंट चाहिए? सारी इन्वॉल्वमेंट तो पूरी हो चुकी है। ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप समझौता करिए, नहीं तो आपको हम बर्बाद कर देंगे। तेहरान खाली करने के लिए नेतन्याहू बोल रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री, और वही बात ट्रंप दोहरा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है सीधे तौर पर शामिल है। सवाल इसके बाद बड़ा खड़ा होता है करोड़ी सिंह जी, क्या चीन और रूस दोनों मिलकर इसमें सीधे दखल देंगे? चूंकि जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, सीरिया में रूस को नुकसान हो चुका है, उसका एक विश्वसनीय सहयोगी जा चुका है। क्या ईरान पे भी ऐसा रिस्क लेगा रूस? जी देखिए प्रसून जी, आपने कहा कि अमेरिका निरंतर रूप से मदद कर रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे से अगर हम 24 या 30 घंटे का टाइम देखें तो ट्रंप की टोन बदल रही है। वो डिप्लोमेसी की बात कर रहा है ईरान के साथ कि ईरान को डिप्लोमेसी में आना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करनी चाहिए। तो ये टोन क्यों बदल रही है? पहले तो जो आप बता रहे हैं वही स्थिति थी, और अब जो दूसरी स्थिति बन रही है, इजराइल का जितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका आयरन डोम है वो फुल प्रूफ नहीं हुआ है। जो वहाँ हाइपा की जब रिफाइनरी थी उसको ईरान ने जला दिया, ईरान का भी नुकसान हुआ। देखिए, नुकसान दोनों का होता है वार में, लेकिन टर्की ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि हम ईरान को मिसाइल देंगे और ईरान की तरफ से रहेंगे। ये ईरान ऑलरेडी अनाउंस कर पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं ईरान के एर्डोगन। तो ईरान तो साथ आ गया, दूसरे कंट्री आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ G7 है, G7 वालों ने इजराइल का समर्थन किया है और ईरान को क्रिटिसाइज किया है। लेकिन एक अन्य चीज है, वो SCO वालों ने ईरान का समर्थन किया है। भारत उससे सहमत। ईरान का जो लोग समर्थन कह रहे हैं केवल जवानी दलील दे रहे हैं, कहीं युद्ध के मैदान में नहीं दिख रहे हैं। संजीव जी, बड़ा सवाल यही है, चीन और रूस की क्या भूमिका होगी? सीधे दखल देंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता कि ये जो चाइना रशिया कोई सीधा दखल देने जा रहे हैं। अधिक से अधिक कुछ बयान जो जारी किए जा रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। कुछ अगर ये युद्ध छिड़ता है तो संभव है कि रशिया की तरफ से कुछ आर्म सप्लाई वगैरह भी कर दी जाए, ये भी संभव है। इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रशिया को ईरान ने भी उसके यूक्रेन के युद्ध में कामिकाजी ड्रोन, शाहिद ड्रोन्स प्रोवाइड कराए थे। तो ये जो भी रशिया और चाइना का जो अप्रोच होगा वो बैकग्राउंड के माध्यम से ही होगा। कोई सीधी दखल मुझे नहीं लगता कि ये देने जा रहे हैं। रशिया पहले से ही अपने एक युद्ध में। लेकिन संजीव जी, एक बड़ा सवाल है, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं तो क्या
जिस तरीके से ईरान बार बार इस्लाम की दुहाई दे रहा है, कुरान की बात हो रही है, इराक का इमाम बोल रहा है कि आप दुनिया भर के मुस्लिमों एक हो जाओ, तो क्या यह युद्ध इस्लामिक देशों को एकजुट करेगा? अगर नहीं कर पाएगा तो क्या कारण होंगे? जी देखिए, ये बिल्कुल नहीं करने जा रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में कोई ऐसी यूनिटी में होते हुए नहीं देखता, क्योंकि इस युद्ध का जो कारण है, उसका जो नैरेटिव है, वो इजराइल ने और अमेरिका ने बहुत साफ कर दिया है, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इसका जो लक्ष्य है वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को रोकने का है। और न्यूक्लियर वेपन्स ईरान का जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए डिस्टेबलाइजिंग होगा। और उस न्यूक्लियर वेपन से, जैसा कि मैंने कहा, कि न सिर्फ इजराइल प्रभावित होगा बल्कि सऊदी अरबिया भी प्रभावित होगा, यूएई भी प्रभावित होगा। और ईरान जो है एक शिया मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम लीडर है, वो वहां पर एक दादा बन करके जो बैठेगा, तो ये सऊदी अरबिया और यूएई को, जैसे जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो स्थापित लीडर्स हैं, उनको ये डोमिनेंस स्वीकार नहीं होगा। और वो संभव है कि जैसे यमन में उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, संभव है कि वहां पर एक नया युद्ध सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में ही शुरू हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स के आने की स्थिति में। और फिर अमेरिका से सऊदी अरबिया मांग करने लगे कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स दीजिए या न्यूक्लियर अम्ब्रेला दीजिए, जैसा कि आपने यूरोप को दिया है, जैसा कि जापान और साउथ कोरिया को दिया है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो मुझे मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि ये जो पूरा ऑपरेशन है या जो पूरा युद्ध अब हो चुका है, ये ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को रोकने का है। और ईरान के पास एक अभी भी ऑप्शन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगा दे, वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट न करे, जो फोर्डो में जो उसकी न्यूक्लियर साइट है, जिसके लिए ईरान के अयातुल्लाह खमैनी ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह तो ये ऐलान कर रहे हैं कि जंग शुरू होती है, यानी उनके हिसाब से कल से जंग शुरू हुई है, और बता रहे हैं अभी तो कयामत आनी बाकी है। इस धमकी को करोड़ी सिंह जी कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए प्रसून जी, निश्चित रूप से गंभीरता से हमें लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? निश्चित रूप से ये सवाल होगा आपका जी। लेकिन जो इजराइल ने स्ट्राइक किया है ईरान में, और जो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, वो पूरी तरह से सेफ है और वो बहुत ही गहराई में है, तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हो सकता है ईरान ने ऑलरेडी वहां एटम बम बना लिया हो, क्योंकि जो फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट है उसको कोई नुकसान नहीं कर पाया है। बाकी बहुत नुकसान हुआ, ऊपर स्ट्रक्चर पे बहुत हुआ है, एक दूसरा प्लांट था वहां नुकसान हुआ है, लेकिन जो मेन है वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां तक इजराइल का सवाल है, देखिए ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना है। ईरान ने एनपीटी पे साइन कर रखे हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉलेशन से उनको इंटरनेशनल एजेंसी को इंस्पेक्शन के लिए अलाउ कर रखा है। दूसरी तरफ इजराइल ने एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं और इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको इंटरनेशनल एजेंसी को इंस्पेक्शन के लिए अलाउ नहीं कर रखा है। और एक अन्य बात, मान लीजिए ईरान को रोकना है तो इजराइल किस कैपेसिटी में रोक सकता? इंटरनेशनल कम्युनिटी रोके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रोके, यूनाइटेड नेशंस रोके। एक इजराइल एक नेशन के रूप में ईरान पे इस आधार पे अटैक करे कि ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि इजराइल जस्टिफिकेशन तो इस बात का भी नहीं है करोड़ी सिंह जी कि आप आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं, किसी दूसरे देश में आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं और एक देश के लोगों को, निहत्थे नागरिकों को मार रहे हैं। हमास में जैसा है, जैसा संजीव जी बता रहे थे। संजीव जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रसून जी वो अलग इश्यू है, आतंकवाद वाला इश्यू अलग है। नहीं करोड़ी सिंह जी, सब मामले एक दूसरे से जुड़े हैं, आप अलग करके नहीं देख सकते। हम लोगों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखना होगा इन चीजों को रख के। संजीव जी, जो बात करोड़ी सिंह जी बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में शांति की संभावना क्या समाप्त हो चुकी है? देखिए, शांति को स्थापित करना बहुत ही चैलेंजिंग हो चुका है। समाप्त तो मैं नहीं कहूंगा, शांति स्थापित हो सकती है। शांति स्थापित होने के लिए राष्ट्रों को बुद्धिमत्ता के साथ काम लेना होगा। उनके, ईरान के पास अभी भी स्पेस है, अभी भी टाइम बचा हुआ है कि वो अभी भी समझ जाएं। जहां तक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात है, तो ये सच है कि इजराइल ने वहां पर हमला नहीं किया है और इजराइल के पास संभव है कि वो कैपेबिलिटीज ना हो, लेकिन अमेरिका के ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो 30,000 पाउंड्स के जो बम है, वो जो B-2 बॉम्बर से ड्रॉप किए जाते हैं,
वो किसी भी डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी को तबाह कर सकते हैं। और अमेरिका के पास ही वो कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकता है। और अमेरिका जो अभी पोस्चरिंग कर रहा है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप संजीव जी, समय की कमी है, फिर जानना चाहते हैं इस क्षेत्र में अगर शांति कायम होती है तो उसके क्या कारण होंगे, और नहीं होते हैं तो उसके क्या कारण होंगे, जल्दी से जी। देखिए, शांति कायम होने के लिए ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगानी होगी। ईरान को जो है अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को रोकना होगा। ईरान जो बॉम्ब्स बनाने की कोशिश कर रहा है उसको उसके महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा, नेगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा और एक नई जो डील की बात चल रही है उसको ईरान को स्वीकार कर लेना होगा। और ईरान के पास लिमिटेड यूरेनियम इनरिचमेंट के अधिकार होंगे जो कि उसके न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में वो इस्तेमाल जरूर कर सकता है। पीसफुल पर्पजेस के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन ये जो 90% ग्रेड तक का और 60% ग्रेड तक का भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको भी बढ़ाता जा रहा है। ये अमेरिका और इजराइल को स्वीकार नहीं। अमेरिका और इजराइल को स्वीकार इसलिए भी नहीं है चूंकि जो परमाणु बम बनेगा वह निश्चित तौर पे इजराइल के ऊपर गिरेगा। इस बात को लेकर किसी को भी आशंका नहीं हो सकती। आप दोनों इस चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।